हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर। आई एम शुभम महाजन, योर फैकल्टी फॉर जनरल स्टडीज। अब देखिए दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा एमसीक्यूज ऑन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं हुआ है, फंडामेंटल ड्यूटीज और हमारे फंडामेंटल डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के ऊपर जो है हमारे एमसीक्यूज है। अब एक चीज आपको बता दूं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी हमारा पार्ट 4 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, और फंडामेंटल ड्यूटीज जो है पार्ट 4A आते हैं। ठीक है, पार्ट 4A एंड पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमने इसके ऊपर जो है काम करना है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है, और ये हमारे इसी का कॉन्टिन्यूड है आर्टिकल 51A, क्योंकि जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज है ना, ये हमारे ओरिजिनल पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, इनको लाया गया था 1976 में। ठीक है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू जो है इनको फंडामेंटल ड्यूटीज को लाया गया हुआ है। ठीक है, 10 तरह के फंडामेंटल ड्यूटीज है हमारे। और एक बार और चीज याद रखना, 2002 में जो हमारी 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई थी ना, उस समय हमारा ये जो एजुकेशन वाला है, जो राइट टू एजुकेशन वाला है, ये हमारी एक और फंडामेंटल ड्यूटी लाई जाती है। ये आ गया हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज। और हमारी उस समय कौन सी कमेटी थी? स्वर्ण सिंह कमेटी। ये शायद उसके ऊपर क्वेश्चन भी होगा इसके ऊपर, तो ये मैं लिख भी देता हूं। स्वर्ण सिंह कमेटी जो है, इन्होंने रिकमेंड्स किए थे हमारे यहाँ पे, क्या कहते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज को। और उस समय कौन सी सरकार थी? इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी। ठीक है, ये चीज याद रखना। क्या होता है, उस समय नेशनल इमरजेंसी लगी होती है, तो इंदिरा गांधी की सरकार को जो है लगता है कुछ हमें सेंस भी देनी चाहिए लोगों को। हमें चाहे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हुए हैं, बट हमें कुछ ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी देनी चाहिए कि जिससे हम कुछ देश के खिलाफ करें नहीं। तभी उन्होंने स्वर्ण सिंह कमेटी बनाई, और उसकी वजह से हमारा जो है फंडामेंटल ड्यूटीज लाए गए। और 2002 में जो हमारा एजुकेशन वाला है, आपको मैंने बताया भी था, ये राइट टू हमारा फंडामेंटल राइट भी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी है और फंडामेंटल ड्यूटी भी है, ये 2002 में है। अब बात करते हैं हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज की। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज की, ये कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है? आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। ठीक है, और ये कहां से लिया हुआ है? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। और एक चीज और याद रखना, आयरिश वालों ने भी इसको कहां से लिया था? स्पेन के कॉन्स्टिट्यूशन से। बट अगर वहां पे स्पेन लिखा होगा तो स्पेन आंसर नहीं चुन के आना, आंसर हमारा आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ही होगा। ठीक है, हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को बोरो किया हुआ है। अब एक चीज और याद रखना, इनको डिवाइड किया हुआ है 3 तरह से, सोशलिस्टिक, गांधीयन, फिर उधर आता है थर्ड हमारा लिबरल। ठीक है, ये 3 तरह से जो है हमारे फंडामेंटल ड्यूटी, जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ये 3 तरह से डिवाइडेड है। और एक चीज और याद रखना, हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 था ना, ठीक है, हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 जो है ना, उसके कुछ फीचर्स थे जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आते हैं, जिसको कहा जाता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, ये भी उस समय जो है हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल, अगर अभी नाम है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में इसका नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये क्या होते हैं? ये गवर्नमेंट को हिदायतें हैं कि आपने इसी के अंडर रह के जो है काम करना है। ठीक है, ये चीज याद रखना। अब जो हमारे सोशलिस्टिक, गांधीयन वगैरह, इनको कैसे ब्रेक डाउन किया जाता है? जैसे आर्टिकल 38 हो गया, 39 हो गया, 39A आर्टिकल हो गया, ये सब किस में आते हैं? हमारे सोशलिस्टिक में। फिर हमारे 40, 43, ठीक है, 40, 43 हो गया, या 46 हो गया, 47 हो गया, ये हमारे किस में आते हैं? गांधीयन प्रिंसिपल्स में। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल अगर आप नहीं कर सकते सीधा, अगर नहीं याद कर सकते, आप इनको ऐसे ब्रेक डाउन भी कर सकते हो, क्योंकि हमारे अगर फंडामेंटल राइट्स की बात की जाए ना, वो हमेशा एक्यूरेट पूछे जाते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में इनकी पॉलिसीज के बारे में पूछा जा सकता है कि क्या क्या इसमें आता है, क्या क्या नहीं आता है। ठीक है, फिर उसके बाद 48 हो गया, 48A हो गया, 50 हो गया, 51 हो गया, ये हमारे किस में आते हैं? लिबरल।
ठीक है, तो ये हमारे जो है कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज और डायरेक्टिव प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसीज के बारे में आपको बता दिया। अब जब आगे हम क्वेश्चंस करेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि कैसे इसको किया जाता है। चलिए अब आगे देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। अब ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसीज के ऊपर होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल। क्या फर्क है फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल। अगर हमने पिछली वीडियो की होगी वहां पे आपको मैंने बताया था ना कि फंडामेंटल राइट्स के लिए आपको कोर्ट में जाना पड़ता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के लिए नहीं जाना पड़ता। ये चीज याद रखना, जो कोर्ट वहां पे देखती है एक तो फंडामेंटल राइट्स देखती है आपके लिए। अब गवर्नमेंट के हिसाब से अगर गवर्नमेंट के फेवर में उन्होंने देना होगा तब वहां पे वो बताते हैं कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है इनका, कि अगर इन्होंने कोई लॉ लाया हुआ उसके अंडर है ये। ठीक है, तो देखिए पहला क्या, फंडामेंटल राइट्स आर नेगेटिव। ये चीज, इस स्टेटमेंट को पूरी अच्छी तरह से पढ़ना। फंडामेंटल राइट्स आर नेगेटिव इंस्ट्रक्शंस व्हाइल द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस टू द गवर्नमेंट। बिल्कुल ठीक है ये, ठीक है। अब दूसरा, फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिफाइएबल। ठीक है, आप कोर्ट में जा सकते हो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉट जस्टिफाइएबल, ये भी ठीक है। ये गलत होगा, इन्होंने बोला कि फंडामेंटल राइट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल नहीं है, तो ये गलत है। इसका ऑप्शन ए होगा 1 एंड 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा 1 एंड 2। चलिए अब आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर लिस्टेड एज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। कंप्लीट फ्रीडम इन द इकोनॉमिक फील्ड फॉर इंटरेस्ट ऑफ, ये गलत होगा। फिर उसके बाद रेगुलेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द कंट्री सो एज, ये भी गलत होगा। ये ठीक है, टू इंश्योर डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड फैसिलिटीज फॉर द लेजर ऑफ ऑल वर्कर्स, ये ठीक है हमारा, ये डीपीएसपी में आता है। टू प्रोटेक्ट एंड टू इंप्रूव द इन्वायरमेंट एंड टू सेफ गार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो क्या होगा इसका थर्ड और फोर्थ, ये हमारा क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, जबकि ये जो है दो, ये हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल नहीं आएंगे। 1 एंड 2 जो है हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल नहीं आएंगे, बट ये जो है हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड फैसिलिटीज, और ये जो है ये हमारा क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज है। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए अब इन्होंने पूछा थर्ड क्वेश्चन में, व्हाट आर द गांधीयन प्रिंसिपल्स इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने आपको बताया भी था गांधीयन प्रिंसिपल कौन कौन से आएंगे, 40, 43, ठीक है, 40, 43, 46, 47 और 48। चलो पूरा बता दिया अब आपको। ये 5 आर्टिकल्स ही जो है हमारे गांधीयन प्रिंसिपल्स में आते हैं। एक बार इसको आप नोट कर लो, 40, 43, 46, 47 और 48, ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं। तो अब इन्होंने पूछा है कौन कौन से गांधीयन प्रिंसिपल्स में आते हैं। ये ठीक होगा। बैकवर्ड सेक्शन के लिए आपने एफर्ट्स लाने हैं कि उनको स्ट्रेंथ किया जाए, मतलब स्ट्रेंथनिंग उनकी की जाए। फिर उसके बाद प्रोहिबिशन ऑन द यूज ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग लिक्वर, ये भी ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, जिसकी वजह से हमारा 73rd और 74th अमेंडमेंट आया था। 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हमारा इसी की वजह से आया था, आर्टिकल 40 के तहत, ये भी ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन द रूरल एरियाज, ये भी ठीक है। तो इसका क्या आंसर होगा, ऑल आर करेक्ट। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द दीज आर द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर गांधीयन प्रिंसिपल्स। ठीक है, चलिए अब आगे। चलिए फोर्थ को देखिए। Consider the following statements about the directive principle of state policy and find out the correct answer। ठीक है, पहला क्या है इनका ऑप्शन, while the fundamental rights restrain the government from doing certain things।
इसका मतलब हुआ कि फंडामेंटल राइट्स जो है गवर्नमेंट के ऊपर थोड़ी सी कर्व करते हैं, उनको थोड़ा दबाते हैं कि ये कुछ गलत ना करें, ये बिल्कुल ठीक है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इनको पावर देते हैं कि कुछ आप काम कर सकते हो, बिल्कुल ठीक है। ये ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक होगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसीज आर नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट्स, बिल्कुल ठीक है। ये डीपीएसपी जो है इन्फोर्सेबल नहीं होते हैं कोर्ट्स में। देखना ये स्टेटमेंट को अच्छी तरह से पढ़ना, क्योंकि ऐसे ही एग्जाम में पूछा जाएगा। इन स्टेटमेंट के बाहर से जो है डीपीएसपी नहीं पूछे जाएंगे, बड़े कम चांसेस होते हैं कि वहां पे आर्टिकल्स पूछे जाए, ऐसे ही स्टेटमेंट्स को डाला जाता है। डीपीएसपी जो होते हैं इन्फोर्सेबल नहीं होते हैं कोर्ट पे, और कोई भी तरह के जस्टिफाइएबल राइट्स नहीं बनाते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल ठीक है, पहला भी ठीक। द सुप्रीम कोर्ट इन द केशव नंदा भारती केस रूल, ये चीज नोट कर लेना, ये ठीक है। जो डीपीएसपी है ना, हमारे डायरेक्ट बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन के। जब हमने अमेंडेबिलिटी करनी होगी ना आर्टिकल 358 के तहत कि कौन कौन से फीचर्स को नहीं छेड़ा जा सकता, उसमें ये भी है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी भी जो है हमारे बेसिक फीचर है, और इनको कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता पार्लियामेंट के द्वारा, बिल्कुल ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा। क्या आ गया यहाँ पे, केशव 1973 का जो केस था, 1973 का जो केस था केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, वहां पे क्या बताया गया कि जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ये बेसिक फीचर है, ठीक है। चलिए अब आगे, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर इन द नेचर ऑफ, ये ऐसी इंस्ट्रक्शंस है गवर्नमेंट की जिसके ऊपर काम किया जाएगा। गवर्नमेंट ने क्या है, इन्हीं को देखना होता है, इसके बाद में इसके अंडर रह के जैसे काम करना है। जैसे वहां पे आपको आर्टिकल 40 के बारे में जैसे बताया कि आपने विलेज पंचायत बनानी है, जिसके तहत क्या लाया गया हमारा 73 और 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है। इसके तहत अगर आप गवर्नमेंट, हमारे जो लोग हैं अगर वो केस करते ना, तो वहां पे वो केस हमारा कैंसिल हो जाना था, क्योंकि उनके पास पूरी तरह से पावर है, गवर्नमेंट के पास पूरी तरह से पावर है कि वो किसी भी तरह से लॉ बना सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा, इसका भी डी, इसका भी डी। विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ग्रांटेड ए पोजीशन ऑफ प्राइमेसी, ठीक है। इनको कैसे अलग किया गया फंडामेंटल राइट से, या इनको थोड़ा जो है सुपीरियर बताया गया। वो कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट थी, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इसके थ्रू क्या किया गया था, फंडामेंटल जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल है इनको थोड़ा ऊपर किया गया हमारे फंडामेंटल राइट से। चलिए 7th क्वेश्चन, इसका तो आप आंसर बता ही दोगे अगर आपको पढ़ा जा रहा है। यहाँ पे नहीं पढ़ा जा रहा, मैं नरेट कर देता हूं कि पंचायती राज सिस्टम जो है हमारे इंडिया में किसके थ्रू लाया गया है, किसके फीचर्स को देख के लाया गया है। वहां पे आंसर यही होगा ना हमारा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, आर्टिकल 40, ठीक है। और ये गांधीयन प्रिंसिपल थे। चलिए अब आगे, चलिए बताइए 8th का क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये है, इसमें राइट टू वर्क भी है, इक्वल वेज फॉर इक्वल वर्क ये भी है। तो ये डी जो हमारा राइट टू इंफॉर्मेशन है ना, ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन 8 का, ये हमारा इसमें नहीं आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में नहीं आता है। चलो ये क्वेश्चन, ये चीज याद रखना, ये बड़ा जरूरी है। ये हमारा यूपीएससी का जो हमारा 2014 का एग्जाम हुआ था ना, प्री एग्जाम जो हुआ था 2014 का, वहां पे ये पूछा गया था। तो हो सकता है बड़ा डीप भी कभी कभी पूछ ले हमारे जेकेपीएसआई वाले। तो यहाँ अगर जेकेएसएसबी वाले अगर कभी कॉपी करते हैं किसी पेपर को, क्या पता ऐसा पूछा जाए। तो देखिए क्या है इधर, इन्होंने बोला है एक पर्सन की ऐसी स्टेटमेंट है जिसने बोला कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है एक ऐसा चेक है जो बैंक्स की कन्वीनियंस के लिए, मतलब कि जो चेक होते हैं किसके लिए होते हैं, आपके लिए होते हैं ना। आपको चेक मिलता है तो आप क्या करते हो, उसको पेमेंट करवाते हो, ठीक है। आप जब पेमेंट करवाओगे आपके पास पैसा आ जाएगा। तो इधर इन्होंने पूछा होगा 9th क्वेश्चन में कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है ये एक ऐसा चेक है जो बैंक्स की कन्वीनियंस के लिए है। ये किसने कहा था, ये बोला था हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने,
ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसका आंसर आएगा। उसी तरह अगर मैंने आपको पिछली वीडियो में एक और चीज़ बताई थी आर्टिकल 32 के बारे में, कि वो ऐसा आर्टिकल है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को बचाता है और वो खुद अपने आप में क्या है, फंडामेंटल राइट है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, बी आर अम्बेडकर जी ने बोला था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एक ऐसा चेक है जो बैंक्स की कन्वीनियंस के लिए। चलिए अब आगे, चलिए 10th का बताइए आंसर। द पर्पस ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज टू, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका एक्यूरेट आएगा, मतलब एक्यूरेट जो है इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। ऐसे तो ये सब कुछ है, गांधीयन प्रिंसिपल्स भी हैं, बट इनको हाईलाइट किया हुआ कि ये ऐसे जो है गांधी जी के आइडिया से। ये नहीं होगा, चेक यूज आर्बिट्रेरी पावर, ये नहीं होगा। उसके लिए कौन है हमारे पास, सुप्रीम कोर्ट बैठी हुई है ना। तो फिर आगे वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ये भी नहीं आएगा इसमें। तो पूरी तरह से ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा कि ये ऐसे पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस हैं जो गवर्नमेंट को गाइड करते हैं। मैंने आपको बताया ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से इसको लिया गया हुआ है। जैसे वहां पे था इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखा गया था कि गवर्नमेंट के लिए ऐसी हिदायतें कि आपने इसी के अंडर रह के काम करना। सरकारें तो आपको पता ही है 5 साल के बाद चेंज होती रहती है, बट जो नई सरकार आएगी वो कैसे काम करेगी, उसने कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर रह के काम करना ना। और कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पहले से ही उनके लिए लिखे हुए हैं कि आपने इसके अंडर रह के ही काम करना है, बाहर कभी नहीं जाना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। चलिए बताइए 11th का क्या होगा। Which one of the following statement is not correct? The word socialist in the preamble of the Constitution of India reads with, इन्होंने पूछा नॉट करेक्ट। ये जो है सोशलिज्म में, एक चीज आपको बता दूं, आर्टिकल 14, 25 और 23, ये आपको पता ही है कहां पे है, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स में है ना। तो ये ठीक है, ये गलत होगा। आर्टिकल 39D जो है ये गलत है हमारा, कि ये कोर्ट्स को इनेबल करते हैं कि आप क्या करो, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी जो है हमारे लॉज की, इनको ऊपर करो। ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका गलत स्टेटमेंट होगा। उसके अलावा ये बिल्कुल ठीक है। चलो अब आगे, चलो 12th का क्या होगा। Which of the following statements are not indicative of the difference between fundamental rights and directive principle? ये तो ठीक है इसका, ये भी ठीक है। जो हमारे ये है क्या कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स जो है लिमिटेशन है स्टेट एक्शंस के ऊपर, पूरी तरह से ठीक है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस है, मतलब आपने इसके अंडर रह के काम करना, आपको इसके अंडर रह के पूरी तरह से छूट है, ये बिल्कुल ठीक है। ये गलत है। जो फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, ये ओरिजिनल पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ना एक पहले आया ना दूसरा बाद में आया, दोनों एक साथ ही थे। ये भी गलत है, दोनों को अमेंड किया जा सकता है, फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल को पूरी तरह से अमेंड किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा 1 और 2। ठीक है, स्टेटमेंट आप देख लीजिएगा एक बारी फिर से। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 और 2 जो है आंसर आएगा। चलिए अब अरे वाह, यार सॉरी यार,
थोड़ी ये प्रॉब्लम आ रही है। चलिए अब ठीक है। 13th का बताइए। अमंग द सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, बताइए सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स में क्या क्या आएगा। पहले ही आपको लिखवा देता हूँ फिर से। आर्टिकल 38 हो गया, 39 हो गया, ठीक है। आर्टिकल 38, 39, 39A जो हमारे 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में लाया गया था, ठीक है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन, 39, 41, 42, 43 और 44, ये है हमारे 43 आएगा, नहीं सॉरी, ये यहाँ पे काट देता हूँ। 43A और 47 ये है हमारे सोशलिस्टिक प्रिंसिपल। इन्होंने पूछा है कि यहां पे सोशलिस्टिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल में जो है कौन कौन सी चीजें आएंगी। बताइए 13th का क्या आंसर होगा। ये ठीक है, ये भी ठीक है। ये जो है ना हमारा, ये लिबरल है भाई, ये सॉरी, ये दोनों हमारे जो है लिबरल प्रिंसिपल आएंगे। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा, 1 और 2, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 इसका जो है आंसर होगा। चलिए अब आगे 14th क्वेश्चन का आंसर बताइए। इन्होंने पूछा कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, इसका क्या आंसर होगा। नहीं होगा इकोनॉमिक इक्वालिटी, नेशनल सिक्योरिटी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसका ऑप्शन होगा सी, नेशनल इंटीग्रेशन, ठीक है। 14th का ऑप्शन नंबर सी आंसर आएगा। चलिए 15th का आंसर बताइए मेरे को। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन enjoins द स्टेट टू प्रोवाइड फॉर ए सोशल ऑर्डर इन विच जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फ्रीडम इज इंश्योर्ड। इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, आर्टिकल 38, ठीक है। आर्टिकल 38 आंसर होगा इसका। चलिए 16th का, ये आपको मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी बता दिया था। कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इसके साथ डील करते हैं। आर्टिकल 36 to 51 पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 36 टू लेकर 51 तक, ठीक है। चलिए अब आगे। ये क्या है, देखिए 17th का क्या आंसर होगा बताइए। The purpose of the inclusion of directive principle of state policy in the constitution is to establish सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। मतलब ना गांधीयन डेमोक्रेसी होनी चाहिए, ना पॉलिटिकल होनी चाहिए, ना सोशल डेमोक्रेसी। मतलब पूरी तरह से क्या होगी, सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। जबकि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ना गांधीयन डेमोक्रेसी जो है, वहां पे हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में गांधीयन प्रिंसिपल डाले गए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। चलो, Which of the following articles of the directive principle of state policy deals with the promotion of international peace and security? लास्ट आर्टिकल जो है हमारे हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का, आर्टिकल 51 जो है ना, ठीक है। आर्टिकल 51 जो है डील करता है हमारे इसके साथ। 18th का ऑप्शन नंबर डी आएगा, 51 आर्टिकल। द आइडिया ऑफ वेलफेयर ऑफ द स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन इन द, सॉरी 19th का क्या है, इन्होंने पूछा हुआ जो आइडिया है वेलफेयर स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहां पे है,
इसका भी ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। देखो ना, हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसी पढ़ रहे हैं ना, तो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। ठीक है, 19th का ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। चलिए अब आए हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है इसमें क्या क्या चीजें आती है, सबसे पहले चीजें इन्होंने पूछी है, जैसे एक तो आएगा हमारा रिस्पेक्ट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। बट एक चीज याद रखना, जो हमारी स्वर्ण सिंह कमेटी थी ना, इन्होंने सारी रिकमेंडेशन तो इनकी लाई गई, बट उसमें 3 चीजें नहीं लाई गई थी। ये मैं आपको बोल देता हूं, जो तीन चीजें जो है हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में नहीं लाई गई। एक तो सबसे पहले ड्यूटी टू पे टैक्स, मतलब टैक्स पे करने का जो है आपकी फंडामेंटल ड्यूटी होनी चाहिए। फिर उसके बाद जो दूसरा था हमारा, क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट जो है आपके ऊपर पेनल्टी लगा सकती है कि अगर आप फंडामेंटल ड्यूटी नहीं अपना रहे हो, अगर आप फंडामेंटल ड्यूटी नहीं फॉलो कर रहे हो तो गवर्नमेंट आपके ऊपर पेनल्टी लगा सकती है। तो ये चीज़ें जो है इनमें इंक्लूड नहीं की गई थी। उसके अलावा जितनी भी इनकी रिकमेंडेशन थी ना स्वर्ण सिंह कमेटी की, सब वहां पे लाई गई थी। तो पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, फोर्थ भी ठीक है। रिस्पेक्ट द गवर्नमेंट ये गलत है, तो इसका क्या आंसर होगा, 1, 2 एंड 4। ठीक है, चलो 21 करते हैं अब। Which of the following are included as a fundamental duty to abide by the constitution, to have respect for it? ये ठीक है। To uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India, ये भी ठीक है। ये गलत होगा, टू इंश्योर रूल ऑफ लॉ इन द कंट्री, ये हमारा काम नहीं है, बट हमने जो है कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट तो करनी है ना। फिर उसके बाद टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एडज्योर वायलेंस, ये भी ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए 1, 2 एंड 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 4 इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अब आगे, चलो 22nd का बताइए क्या आंसर होगा। ट्वेंटी सेकंड का इन्होंने पूछा हुआ है कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है क्यों लाई गई थी हमारे यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इसका क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, कर्बिंग सबवर्सिव अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटीज। उसको कम करने के लिए जो है इनको लाया गया था, कि जैसे हम पहले क्या करते थे, आपको पता ही है इंदिरा गांधी सरकार ने क्यों लाया था इसको, लोग जो है बड़ा देश के खिलाफ जो है कुछ ऐसे काम करते थे या अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करते थे, तो तभी ये लाया गया। आपको मॉरल सेंस या सिविक सेंस दी गई कि जिसमें आपकी जो है पूरी तरह से ड्यूटी हो जाती है, आपने ये काम करने ही करने हैं। फिर उसके बाद विच आर द फॉलोइंग इज ए फंडामेंटल ड्यूटी इन इंडिया, ये नहीं होगा। एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 है ये हमारा। ठीक है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन ये नहीं है, बट उधर आपने अपने बच्चों को एजुकेशन देनी है 14 साल तक, ये हमारी ड्यूटी है। ये थोड़ा अलग आ जाता है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, ये वहां पे नहीं होगा। ठीक है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव ये भी नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। ठीक है, 23 का ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। चलिए अब आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी, टू रिस्पेक्ट द नेशनल एंथम, नॉट, ये ठीक है। पब्लिक प्रॉपर्टी जो है उनको बचाना आपने, ये भी ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर नहीं आएगा। चलिए अब आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ सिटीजन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बताइए 25th का क्या होगा। ये पहले क्वेश्चन में भी किया, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। ये डीपीएसपी है हमारा, ये डीपीएसपी है हमारा, ये भी नहीं आएगा। इसका जो है ऑप्शन नंबर सी होगा,
टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन। आपको जब भी रिक्वायर लगेगा ना कि देश के ऊपर क्या है, कुछ अगर कोई विपदा आ रही है या कोई वैसे प्रॉब्लम आने वाली है, आप वहां पे पूरी तरह से नेशनल सर्विसेज आप दे सकते हो वहां पे जाके। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। चलिए अब आगे। चलिए बताइए 26 का क्या आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स प्रोवाइड लीगल प्रोविजन फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक होगा, ये भी ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट, ये भी ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ, ये भी ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा 1, 2 एंड 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आएगा 1, 2 एंड 3। चलो लास्ट के 4 क्वेश्चन बचे हैं। चलिए 27 का बताइए। ये ठीक है, इन्होंने पूछा है कि कौन कौन सी चीजें जो है फंडामेंटल ड्यूटीज है हमारी। ठीक है, ये नहीं आएगा कि आपने वीकर सेक्शन या उनके साथ सोशल इनजस्टिस आपने नहीं करनी है, हमारी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। फिर उसके बाद टू डिवेलप द साइंटिफिक टेम्पर एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, ये भी ठीक है। और ये भी ठीक है, टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंसी। तो इसका क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी 1, 3 एंड 4। ठीक है, चलिए 28th क्वेश्चन। ये इसके ऊपर देखो, अगर फंडामेंटल ड्यूटी से पूछा गया ना, मेरे ख्याल से जो है यही पूछा जाएगा, जो मेरे को लगता है। अगर ऐसा ही का आपका जो एग्जाम हो रहा है ना, अगर वहां पे अगर पूछा गया फंडामेंटल ड्यूटी से, अगर मेरे को तो यही लगता है कि ये पूछा जाएगा। या तो ये कमेटी का नाम कौन सी थी, स्वर्ण सिंह कमेटी, या फिर कौन से ईयर में 1976, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 42nd, ठीक है, और कौन सी सरकार थी उस समय, इंदिरा गांधी की। ठीक है, ये 4 चीजें आपने करनी है बस। फिर उसके बाद 29th का, द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ ए सिटीजन ऑफ इंडिया इंक्लूड। बताइए 29th का क्या होगा? टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट। ठीक है, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज विच इंस्पायर्ड अवर। ये चीज याद रखना, आपने अपने बच्चों को जो है आगे ये भी बताना है, मतलब ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है। जैसे हमारा नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल था, ये आपका फंडामेंटल ड्यूटी है, आपने आगे प्रोपोगेट करना है इसको, मतलब पूरी तरह से लोगों को बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी तो होगा ही होगा, ये भी ठीक है। तो क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी 1, 2 एंड 3। चलिए अब लास्ट, कौन से ईयर में फंडामेंटल ड्यूटीज लाए गए हैं, ये आपको यहां पे बता दिया 42nd अमेंडमेंट के थ्रू 1976 में। ठीक है, स्वर्ण सिंह कमेटी जो यहाँ पे था ना, बलवंत राय कमेटी, ये आपको पता ही होगा, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर था। तो गाइस देखिए, इसी के साथ हमारा जो है आज फंडामेंटल ड्यूटीज और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज जो है खत्म होता है। ठीक है, लगेगा आगे कि अगर आपको और वीडियोस चाहिए इसके लिए कमेंट सेक्शन में बता देना आप, तो और ले आएंगे। वैसे इसके बाहर से लगता नहीं है आपको कोई क्वेश्चन आएगा। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसीज के अगर रह गए होंगे ना, वो आपने आर्टिकल्स याद करने अच्छी तरह से। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके साथ। तो बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में क्या ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल थी या नहीं थी। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। अब हमारा जो है प्रेसिडेंट वगैरह का काम शुरू हो जाएगा, यूनियन एग्जीक्यूटिव के ऊपर। ठीक है, पढ़ते रहिए आप, बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स अ लॉट गाइस, गॉड ब्लेस यू।